जुलाई का महीना था, 2009 की गर्मियां। सिएटल शहर की एक युवती, कैरोलिन मैनिंग, अपने जीवन के सबसे शांत और खूबसूरत सप्ताह की तैयारी कर रही थी। वह कोई साहसी यात्री नहीं थी, न कोई रोमांचक अभियान की शौकीन। बस एक साधारण, सुलझी हुई महिला जो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सुकून चाहती थी। कैरोलिन पेशे से इंटीरियर डिजाइनर थी, अपने काम में बहुत निपुण, बेहद संगठित और योजनाबद्ध। उसके दिन लगभग तय रहते थे, सुबह जिम, फिर ऑफिस, शाम को थोड़ा पढ़ना या अपने छोटे से स्टूडियो में डिजाइन पर काम करना। लोग उसे शांत, सधी हुई और विश्वसनीय कहते थे। वह न शराब पीती थी, न पार्टी करती थी, न किसी रिश्ते में उलझी थी। कुल मिलाकर एक स्थिर जीवन, जिसमें उसने अपने नियम खुद बनाए थे और उनका पालन भी करती थी। लेकिन उसी जीवन में एक दिन उसे लगा, अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। वह चाहती थी कि इस बार की छुट्टियां शहर की भीड़ से दूर हों, पहाड़ों, पेड़ों और झीलों के बीच। उसने ओरेगन के डेसैचुसेट्स नेशनल फॉरेस्ट के बारे में सुना, जहां सड़कें घुमावदार है, जंगल घने हैं और रातें इतनी शांत कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। उसे लगा, बस यही जगह सही है। कैरोलिन ने अपनी यात्रा की योजना हफ्तों पहले बना ली। उसने ऑनलाइन नक्शे देखे, रास्तों की समीक्षाएं पढ़ी और हर छोटी जरूरत की चीज खरीदी। एक नया तंबू, स्लीपिंग बैग, कैंपिंग स्टोव, गैस सिलेंडर और सबसे जरूरी, एक ऑफरोड जीप। क्योंकि उसकी पुरानी कार, एक होंडा सिविक, इतनी कठिन सड़कों के लिए नहीं बनी थी। इसलिए उसने तय किया कि वह एक जीप किराए पर लेगी, मजबूत, ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए तैयार। उसने ट्रेल रेज रेंटल्स नाम की कंपनी को फोन किया। कंपनी ने बताया कि उनके पास जीप चेरोकी का नया मॉडल है, ऑफरोडिंग के लिए बिल्कुल सही। कैरोलिन ने तुरंत बुकिंग कर ली। 9 जुलाई की सुबह उसे गाड़ी लेनी थी और 16 जुलाई को वापस करनी थी। 8 जुलाई की सुबह वह सिएटल से निकली। 5 घंटे की लंबी ड्राइव, 250 मील का सफर। वह अपने साथ खाना, पानी और कैंपिंग का सारा सामान लेकर चली। जाने से पहले उसने अपनी दोस्त जेसिका को फोन किया। मैं ओरेगन जा रही हूं, एक हफ्ते के लिए। फोन वहां चलेगा या नहीं पता नहीं, पर लौटकर जरूर बात करूंगी। दोनों ने हंसते हुए फोन काट दिया। और किसी ने नहीं सोचा था कि वही आखिरी बातचीत होगी। अगले दिन सुबह कैरोलिन बेंड शहर पहुंची। वह एक छोटे से मोटल में रुकी, रात वही बिताई। 9 जुलाई की सुबह उसने पास के कैफे में नाश्ता किया, कॉफी, टोस्ट और फलों का रस। फिर वह ट्रेल रेज रेंटल्स के ऑफिस पहुंची। ऑफिस छोटा था, एक मंजिला इमारत, बाहर कई जीपें खड़ी थीं। अंदर एक मैनेजर और एक कर्मचारी थे। मैनेजर ने औपचारिक बातें की, कागजात भरे, लाइसेंस देखा और फिर चाबी दी। वहीं उसका परिचय हुआ विंसेंट मैक्रेडी से। वह लगभग 37 साल का, मजबूत शरीर वाला, छोटे बालों वाला व्यक्ति था। कंपनी में वह मैकेनिक और कभी-कभी गाइड की भूमिका निभाता था। विंसेंट ने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहे तो मैं आपको ऑफरोड ड्राइविंग के बेसिक ट्रिक्स दिखा सकता हूं, बिल्कुल मुफ्त। कैरोलिन ने हामी भर दी। दोनों एक खाली मैदान में पहुंचे। वहां विंसेंट ने उसे दिखाया कि चारपहिया ड्राइव कैसे लगाते हैं, ढलान पर गाड़ी कैसे रोकते हैं और कंकरीले रास्ते पर नियंत्रण कैसे रखते हैं। वह लगभग 1 घंटे तक चला प्रशिक्षण था और सब सामान्य लग रहा था। फिर वे लौटे और कैरोलिन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। विंसेंट ने भी कहा, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो या रास्ते में कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर फोन कर लीजिए। और उसने उसका नंबर कैरोलिन के नक्शे के कोने पर लिख दिया, विंसेम। उसके बाद कैरोलिन ने अपने सामान को जीप में रखा, एक सुपरमार्केट में जाकर खाना पानी खरीदा। रसीद पर समय लिखा था, दोपहर 12:43। फिर वह एक पेट्रोल स्टेशन पर गई, टैंक फुल कराया और स्थानीय महिला कैशियर से विकप झील का रास्ता पूछा। महिला ने कहा, 30 किलोमीटर दक्षिण जाओ,
फिर जंगल की सड़क पर मुड़ जाना। सड़क कुछ जगहों पर बहुत कच्ची है, ध्यान से जाना। कैरोलिन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और निकल पड़ी। और वहीं से सब कुछ थम गया। कैमरे में आखिरी बार उसे दोपहर 1:17 पर देखा गया। वह अपनी गहरे हरे रंग की जीप में बैठी दक्षिण की ओर जाती है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। न कोई फोन, न कोई संदेश, न कोई संकेत। 3 दिन बाद उसकी दोस्त जेसिका ने फोन किया, कोई जवाब नहीं। 1 हफ्ता बीता, फिर माता पिता को बताया गया। वे तुरंत ओरेगन पहुंचे। 16 जुलाई को, जब कैरोलिन को गाड़ी लौटानी थी, वह नहीं लौटी। मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी, हमारी जीप वापस नहीं आई। और तभी शुरू हुई एक ऐसी खोज जो आने वाले 2 हफ्तों तक पहाड़ों, झीलों और जंगलों में चलती रही। लेकिन न कोई निशान मिला, न कोई सुराग। कोई नहीं जानता था कि कैरोलिन का क्या हुआ। क्या वह रास्ता भटक गई थी? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया था? मामला महीनों बाद ठंडा पड़ा। कैरोलिन के माता पिता हर साल विकप झील के पास जाते। वहां एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, हमारी प्यारी बेटी, तुम हमेशा हमारे साथ हो। और फिर 10 साल बाद 2019 में मजदूरों की एक टीम जब एक पुरानी खदान की सफाई कर रही थी, तो जमीन के नीचे एक धातु की चीज मिली। 2 मीटर गहराई पर दबी हुई एक गहरे हरे रंग की जीप। जीप के अंदर पिछली सीट पर एक कंकाल था, हाथ प्लास्टिक की डोरियों से पीछे बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ, और ड्राइविंग सीट पर खून के दाग। लाइसेंस प्लेट ट्रेल रेज रेंटल्स की निकली, और डैशबोर्ड पर पड़ा एक पुराना बटुआ, जिसमें नाम था कैरोलिन मैनिंग। 10 साल बाद वह मिली, पर उस रूप में नहीं जिसकी किसी ने कल्पना की थी। और अब कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। कैरोलिन का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। उसके पिता रॉबर्ट मैनिंग एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे, और मां हेलेन एक स्कूल टीचर। बचपन से ही उसमें अनुशासन और संयम की झलक थी। वह बोलने से पहले सोचती थी और करने से पहले योजना बनाती थी। सिएटल आने के बाद उसने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की और इंटीरियर डिजाइनर बनी। 30 की उम्र तक उसने अपने काम में पहचान बना ली थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, पर उसका जीवन आरामदायक था। सुबह योग, फिर काम, शाम को जिम, और रात को किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ अकेलापन। उसकी एक करीबी दोस्त थी, जेसिका कॉलिंस। जेसिका अक्सर कहती थी, कैरोलिन, कभी कभी जिंदगी को थोड़ा खुलकर जीना चाहिए। हर चीज की योजना बनाना जरूरी नहीं। कैरोलिन मुस्कुरा देती थी, बिना योजना के जीने की कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन शायद इसी एक बार उसने अपनी योजना में एक जोखिम लिया, और वही उसकी जिंदगी की आखिरी योजना बन गई। वसंत बीत चुका था और गर्मियां करीब थीं। कैरोलिन ने तय किया कि वह 1 हफ्ते के लिए जंगलों में जाएगी। अपने साथ सिर्फ जरूरी चीजें ले जाएगी, और खुद को शहर से दूर, शांति में ढूंढेगी। उसने नक्शों का अध्ययन किया, ब्लॉग पढ़े, और तय किया कि डेसच्यूट्स नेशनल फॉरेस्ट, जो बेंड शहर के दक्षिण में है, वह उसके लिए सबसे सही जगह होगी। उसकी पुरानी कार, होंडा सिविक, वहां की सड़कों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त थी। इसलिए उसने बेंड की ट्रेल रेज रेंटल्स से एक जीप बुक की। कंपनी का नाम उसने गूगल से पाया था। फोन पर बात हुई, सब सामान्य लगा। हमारा जीप मॉडल ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल सही है, बस थोड़ी सावधानी रखिएगा, मैनेजर ने कहा था। मैं सावधान रहने वालों में से हूं, कैरोलिन ने मुस्कुराकर कहा था। 8 जुलाई की सुबह उसने गाड़ी चलाई। सिएटल से बेंड तक लगभग 5 घंटे का रास्ता था। वह सुबह 8 बजे निकली और दोपहर 3 बजे बेंड पहुंची। उस रात उसने शहर के बाहरी इलाके के एक मोटल में कमरा लिया, एक शांत सी जगह जहां सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। अगले दिन 9 जुलाई की सुबह वह ट्रेल रेज रेंटल्स के ऑफिस पहुंची।
ऑफिस छोटा था। दीवारों पर जीपों की तस्वीरें, टेबल पर रेंटल फॉर्म और नक्शे। कैरोलिन ने सारी औपचारिकताएं पूरी कीं। लाइसेंस दिखाया, डिपॉजिट दिया और फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। तभी अंदर आया एक आदमी, मजबूत शरीर, काले बाल, सादे कपड़े। वह था विंसेंट मैक्रेडी। मैनेजर ने कहा, यह हमारे बेस्ट गाइड और मैकेनिक है। अगर कार या रास्ते को लेकर कोई परेशानी हो तो आप इन्हीं से बात करें। विंसेंट ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको आधा घंटा ट्रेनिंग दे सकता हूं। कैसे ऑफ रोड में गाड़ी चलाते हैं। कैरोलिन ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। दोनों एक खुली जमीन पर गए जहां कंपनी प्रशिक्षण देती थी। वहां विंसेंट ने बहुत सहजता से उसे सिखाया। चारपहिया ड्राइव कब लगाना है, ढलान पर कैसे कंट्रोल रखना है, और अगर मिट्टी में पहिया धंस जाए तो क्या करना है। कैरोलिन सीखने में तेज थी। उसने खुद गाड़ी चलाकर देखा। विंसेंट उसके साथ था। सब सामान्य लग रहा था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यही वह आखिरी घंटा होगा जब किसी ने उसे जिंदा देखा। प्रशिक्षण खत्म हुआ। कैरोलिन ने विंसेंट को धन्यवाद कहा। विंसेंट ने नक्शे के कोने पर अपना नाम और नंबर लिखा, विन सैम, और कहा, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिए। कैरोलिन ने सामान गाड़ी में रखा, सुपरमार्केट से खाना पानी खरीदा, फिर पेट्रोल स्टेशन पर टैंक फुल कराया। कैमरे में दिखा कि वह हंस रही थी, कैशियर से दिशा पूछ रही थी और दोपहर 1:17 पर गाड़ी लेकर निकल रही थी। वह विकप झील की दिशा में गई और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। 3 दिन बाद जेसिका ने फोन किया, कोई जवाब नहीं। 1 हफ्ता बीता, फिर माता पिता को खबर दी गई। वे तुरंत ओरेगन पहुंचे। 16 जुलाई को, जब जीप लौटनी थी, वह नहीं लौटी। कंपनी के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। फोन की आखिरी लोकेशन बैंड से 40 किलोमीटर दक्षिण, एक पुराने लकड़ी काटने वाले रास्ते के पास थी। वहीं से खोज शुरू हुई, लेकिन जंगल घना था, इलाका विशाल। 30 लोगों की टीम 2 हफ्तों तक खोजती रही, पर कुछ नहीं मिला। न कोई कैंप, न कोई जीप, न कोई इंसानी निशान। जांचकर्ताओं ने सभी संभावनाएं देखीं, दुर्घटना, रास्ता भटकना, जंगली जानवरों का हमला या फिर अपराध, पर कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका। कैरोलिन का परिवार टूट गया। वे हर साल विकप झील के पास जाते, वहां फूल रखते और उम्मीद करते कि शायद कभी कोई जवाब मिलेगा। दूसरी ओर विंसेंट ने अपनी नौकरी छोड़ी। कहा, एरिजोना में नई नौकरी मिल गई है। वह फ्लैगस्टाफ चला गया। वहां एक ट्रक सर्विस स्टेशन पर काम करने लगा। किराए का घर लिया, शांत जीवन बिताने लगा। कभी किसी से अपने अतीत का जिक्र नहीं किया। लोग कहते, वह अच्छा इंसान है, बस थोड़ा चुप रहता है। 10 साल बीत गए। फाइलें धूल में दब गईं। कैरोलिन का नाम सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में रह गया। मिसिंग, प्रेस्यूम्ड डेड। फिर आया 2019। डेशूट्स नेशनल फॉरेस्ट प्रशासन ने फैसला किया कि पुरानी खदानों और बजरी के ढेरों को साफ किया जाएगा ताकि वहां नए कैंपिंग स्पॉट बनाए जा सकें। 3 सितंबर की सुबह 5 मजदूर एक खुदाई मशीन लेकर वहां पहुंचे। जमीन पर फावड़े और मशीन चलने लगे। मशीन की बाल्टी किसी सख्त चीज से टकराई। जब उन्होंने देखा तो मिट्टी के नीचे कुछ धातु चमक रही थी। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और कुछ घंटों बाद सामने आई एक पुरानी जीप की छत। जीप लगभग 2 मीटर गहराई में दबी थी। प्लेट जंग लगी थी, पर नंबर पढ़े जा सकते थे। पुलिस को बुलाया गया। शाम तक फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। सावधानी से खुदाई हुई। दरवाजे खोले गए। सड़न और मिट्टी की गंध बाहर आई। पिछली सीट पर एक कंकाल पड़ा था, हाथ बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ।
ड्राइविंग सीट पर खून के दाग, ग्लव कंपार्टमेंट में नक्शा और बटुआ। लाइसेंस निकला, नाम था कैरोलिन मैनिंग। सब रुक गया। 1 दशक पुरानी फाइल दोबारा खुली। फॉरेंसिक जांच ने सब कुछ बताया। हड्डियों की जांच से पता चला, स्त्री, उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष, लंबाई 168 सेंटीमीटर, जो कैरोलिन के रिकॉर्ड से मेल खाती थी। गले की हड्डी टूटी हुई थी, गला घोंटा गया था। खोपड़ी के पीछे हल्की दरार, किसी भारी पत्थर से वार किया गया था। हाथों पर प्लास्टिक की डोरियों के निशान, मतलब उसने संघर्ष किया था। कार के फर्श पर मिले खून के धब्बे कैरोलिन के थे, लेकिन गियर और स्टीयरिंग व्हील पर मिले सूक्ष्म त्वचाकण किसी और व्यक्ति के थे, एक पुरुष के। नक्शे के कोने पर लिखा नाम था विन सैम और एक फोन नंबर। जांचकर्ताओं ने तुरंत ट्रेल रेज रेंटल्स के पुराने रिकॉर्ड देखे। वही नाम मिला, विंसेंट मैक्रेडी। पुलिस ने फ्लैगस्टाफ, एरिजोना से संपर्क किया। पता चला विंसेंट वहां एक ट्रक सर्विस स्टेशन में काम करता है। शहर के बाहरी इलाके में रहता है। शांत और अकेला जीवन जी रहा है। जासूसों ने निगरानी शुरू की, उसके घर, काम और दिनचर्या पर नजर रखी। 12 सितंबर को उससे मुलाकात की गई। वह शांत दिखा। बोला, हां, मुझे याद है। वह महिला एक ग्राहक थी। मैंने उसे जीप चलाना सिखाया था, बस। जब पूछा गया कि क्या उसने कैरोलिन से बाद में मुलाकात की थी, उसने कहा, नहीं, कभी नहीं। जासूस ने नक्शे की तस्वीर दिखाई। विंसेंट ने स्वीकार किया, हां, यह मेरी लिखावट है। मैंने बस उसे अपना नंबर दिया था। फिर जब उससे पूछा गया, क्या आपको याद है, कैरोलिन ने आपको फोन किया था? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद एक बार किया था। मुझे ठीक से याद नहीं। वही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि कैरोलिन का फोन उसी दिन दोपहर बाद बंद हो चुका था। पुलिस ने वारंट लिया। 22 सितंबर की सुबह विंसेंट के घर की तलाशी ली गई। गैरेज में कई पुराने बक्से थे। एक बॉक्स पर लिखा था ओरेगॉन। अंदर नक्शे, गाइड बुक्स और एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा, उसी इलाके का जहां जीप मिली थी। उस पर पेंसिल से क्रॉस बनाए गए थे। एक निशान ठीक उसी जगह पर था जहां जीप मिली थी। एक पुरानी डेनिम जैकेट मिली, जिस पर हल्के भूरे दाग थे। जांच में वे खून के निकले। डीएनए परीक्षण में खून कैरोलिन का था। जैकेट के कपड़े पर बजरी के कण भी मिले, जो उसी खदान से मेल खाते थे। फिर नोटबुक मिली। एक पन्ने पर लिखा था, कैरोलिन, 9 जुलाई, दोपहर 3 बजे, विकअप टर्न। यानी वही समय, वही जगह, जहां उसका फोन आखिरी बार ट्रेस हुआ था। 7 अक्टूबर को डीएनए रिपोर्ट आई। कार की ड्राइवर सीट पर मिला डीएनए विंसेंट के डीएनए से मेल खा गया। मिलान 1 अरब में 1 की संभावना के साथ सिद्ध हुआ। 8 अक्टूबर को विंसेंट को गिरफ्तार किया गया। उसे हथकड़ी लगाई गई। वह शांत रहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। मुकदमा मार्च 2020 में शुरू हुआ, पर महामारी के कारण स्थगित हो गया। फिर सितंबर 2021 में सुनवाई दोबारा शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने सबूत एक-एक कर रखे। डीएनए रिपोर्ट, नक्शा, जैकेट, नोटबुक और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की गवाही। बचाव पक्ष ने कहा, यह सब परिस्थितिजन्य है, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। लेकिन डीएनए ने सब कुछ साफ कर दिया। कैरोलिन के माता-पिता हर सुनवाई में मौजूद रहे। वे चुपचाप बैठते, हर बयान सुनते, हर तस्वीर देखते, जैसे अपने दर्द को बार-बार जीते हों। जनवरी 2022 में जूरी ने फैसला सुनाया, विंसेंट मैक्रेडी दोषी है। जज ने कहा,
आपने एक निर्दोष महिला की जान ली और उसे जमीन के नीचे छिपा दिया। आपको पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। विंसेंट ने सिर झुका लिया। कोई पछतावा नहीं, बस सन्नाटा। कैरोलिन के माता पिता की आंखों में आंसू थे। 13 साल बाद न्याय मिला था। कैरोलिन की अस्थियां कैलिफोर्निया में दफनाई गईं। उसके नाम के नीचे खुदे शब्द थे, हमारी प्यारी बेटी, तुम हमेशा हमारे साथ हो। लोग कहते हैं, अगर वह पुरानी खदान साफ नहीं की जाती तो जीप शायद हमेशा वही दबी रहती और सच्चाई कभी सामने नहीं आती। कभी कभी नीति खुद रास्ता खोल देती है और छिपे हुए सच को मिट्टी से बाहर निकाल देती है। न्याय मिला, पर बहुत देर से। 13 लंबे साल बीत गए और इतने सालों तक एक माह हर रात अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठी यह सोचती रही कि आखिर कहाँ गई होगी वो। कभी किसी झील के किनारे, कभी किसी पहाड़ी पर, कभी किसी अंधेरे रास्ते पर। कैरोलिन मैनिंग का चेहरा उसकी मां की यादों में रोज जिंदा होता रहा और हर सुबह यही उम्मीद, शायद आज कोई खबर मिले। लेकिन वो खबर जब आई तब उसमें राहत नहीं, दर्द था। मिट्टी के नीचे से मिली जीप और हड्डियों के साथ सालों से दबे हुए सवाल भी बाहर आ गए। और यही वो पल था जब उनके आंसू थम तो नहीं पाए, पर कम से कम दिशा मिल गई। अब हमें पता है कि हमारी बेटी कहाँ है। कभी कभी सच्चाई बहुत देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो दुनिया को यह याद दिलाती है कि कानून की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसका निशाना कभी चूकता नहीं। कैरोलिन मैनिंग का केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह इंसानियत, धैर्य और न्याय की ताकत की कहानी है। सोचिए, एक साधारण महिला जो बस कुछ दिन प्रकृति में सुकून चाहती थी, किसी और की अंधेरी सोच का शिकार बन गई। पर किस्मत ने भी उसे पूरी तरह भुलाया नहीं। 10 साल तक वह जमीन के नीचे दबी रही, लेकिन एक दिन, बिल्कुल अचानक, मजदूरों के फावड़ों ने वह रेहे से उखाड़ फेंका। जैसे प्रकृति ने खुद कहा हो, अब सच को सामने आने का वक्त है। इस कहानी में कई चेहरे हैं, एक वो जो खो गई, एक वो जिसने खोया, और एक वो जिसने छिपाया। विंसेंट मैक्रेडी। उसने सोचा था कि 2 मीटर बजरी उसकी करतूत को हमेशा के लिए ढक देगी। उसने सोचा था कि वक्त उसके गुनाह को मिटा देगा। पर उसे यह नहीं पता था कि वक्त मिटाता नहीं, वक्त तो सब कुछ याद रखता है। वक्त ने मिट्टी से उसकी गलती निकाल ली। वक्त ने सबूतों को सहेज कर रखा, डीएनए, खून के निशान और एक पुराना नक्शा। और वक्त ने उन सबूतों को उसी आदमी के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसने उन्हें छोड़ा था। वक्त की यही सच्चाई है, वह चुप रह सकता है, पर भूलता नहीं। कैरोलिन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो सोचता है कि सिर्फ एक झूठ, सिर्फ एक गलत काम किसी को बचा लेगा। नहीं, सच कहीं न कहीं दस्तक देता ही है। कभी किसी प्रयोगशाला में, कभी किसी अदालत में, या कभी किसी मजदूर की फावड़े की चोट में। और यह उन लोगों के लिए उम्मीद भी है जो किसी अपने को खो चुके हैं और सोचते हैं कि अब शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जवाब आता है, देर से सही, पर जब आता है तो सारी धुंध साफ कर देता है। कैरोलिन के माता पिता ने जब अदालत में सजा सुनाई जाती सुनी, तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वहां संतोष था कि अब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वे जानते थे, वो न्याय जिसने उन्हें 13 साल इंतजार कराया, वही न्याय अंत में उनके पक्ष में खड़ा हुआ। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने बस इतना कहा, हमने अपनी बेटी को खोया, पर हमने विश्वास नहीं खोया। यह कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने जीवन में कोई अपूरणीय खोया है। कभी कोई इंसान, कभी कोई जवाब, कभी कोई भरोसा। याद रखिए, सच की गति धीमी हो सकती है, पर उसकी दिशा हमेशा सही होती है। और कभी कभी न्याय इंसानों की अदालत में नहीं, नीति की अदालत में तय होता है। क्योंकि जब इंसान की आवाज दबा दी जाती है, तो धरती बोलती है।
और जब धरती बोलती है तो झूठ का कोई नामो निशान नहीं रहता। कैरोलिन मैनिंग आज नहीं है, पर उसकी कहानी जिंदा है। हर बार जब कोई अकेली महिला सफर पर निकलती है, हर बार जब कोई बेटी अपने माता पिता को कहती है मैं जल्दी लौटूंगी, तो उसकी याद एक सावधानी बनकर हमारे साथ चलती है। वो हमें सिखाती है सुरक्षा सिर्फ कानून की नहीं, संवेदनशीलता की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी ने उस वक्त कुछ अजीब देखा होता, अगर किसी ने उस महिला की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया होता, तो शायद उसे बचाया जा सकता था। कभी कभी अपराध तब नहीं रुकते जब हम पुलिस बुलाते हैं, बल्कि तब जब हम ध्यान देते हैं। आज उस पुराने जंगल में एक नया साइन बोर्ड लगा है, कैरोलिन मैनिंग मेमोरियल ट्रेल। वहां अब लोग आते हैं, कुछ श्रद्धांजलि देने, कुछ सिर्फ उस शांति को महसूस करने जो उसने ढूंढी थी। हर गुजरने वाला यात्री जब उस रास्ते पर कदम रखता है, तो हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे वो खुद कह रही हो, अब मैं यहां सुकून में हूं। और यही है इस कहानी का आखिरी संदेश। कभी किसी की गुमशुदगी को कहानी मत समझिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार, एक उम्मीद और एक सत्य जो अपनी राह ढूंढ रहा होता है। सच को भले मिट्टी में दबा दो, लेकिन वो मिट्टी किसी दिन किसी मजदूर के फावड़े से हिल ही जाती है, और तब सच्चाई अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलती है। कैरोलिन मैनिंग की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको कैरोलिन मैनिंग की यह सच्ची कहानी छू गई हो, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि सच कितना देर तक छुप सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह एक सम्मान है उस लड़की के लिए जिसने न्याय के लिए 13 साल इंतजार किया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए, आप सबसे पहले सुनें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह समझें कि हर गुमशुदा नाम, हर पुराना केस सिर्फ एक फाइल नहीं होता, वह किसी की बेटी, किसी की दोस्त, किसी की पूरी दुनिया होती है।